नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज आप देख रहे हैं बीएसटीसी पेपर सॉल्यूशन 2020। बीएसटीसी 2020 का जो हमारा पेपर था, जिसकी हमने आज तक कितनी क्लासें कर ली हैं। आज तक हमने टोटल 6 क्लास कर ली हैं। 5 क्लासों में हमने किया है 2021 का पेपर सॉल्यूशन, और कल की क्लास में था रीजनिंग 2020 का जो रीजनिंग वाला पेपर था वो सॉल्यूशन कर लिया। आज हम सॉल्यूशन करेंगे 2020 का जो राजस्थान जीके का पेपर था। 51 से लेकर के 100 तक टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले ही प्रश्न से चलते हैं। पहले ही प्रश्न पर तो हमारा पहला ही प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती नगर पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन था। चंद्रावती एक प्रसिद्ध जो है राजधानी थी आबू की। किसकी राजधानी थी? आबू शहर की राजधानी थी। आबू राजधानी थी आबू की। और उस पर किस पर राज था? आबू के परमार राजवंश का राज था। 12वीं और 11वीं शताब्दी में चंद्रावती के भव्य महल भी बने हैं, भव्य स्मारक भी बने हैं। वो आबू के परमार राजवंश के शासनकाल में बने थे। तो ये था बाबू के परमार राजवंश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड प्रश्न लेते हैं हम। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। क्षेत्रपाल, क्षेत्र यानी एक खेत या क्षेत्र, और पाल यानी पाल या रक्षक। तो देखिए ये क्षेत्रपाल यानी कि खेत के पाल या रक्षक, खेत के रक्षक के रूप में या गांव के देवता के रूप में पूजा जाता है। किनको? क्षेत्रपाल को गांव के देवता के रूप में पूजा जाएगा, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है क्षेत्रपाल जी को राजस्थान में। क्लियर। चलिए ऑप्शन ए हो गया उत्तर। देखिए 53वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र तत्ववाद्य नहीं है। देखिए कल के रीजनिंग के पेपर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है और जीके में भी पूछ सकता है। तत्ववाद्य नहीं है। तत् का मतलब हो जाए जिसमें तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। कामायचा में होती है, रावण हत्ता में होती है, जंतर में होती है। लेकिन जो अलगोजा है वो राजस्थान का क्या है? राजवाद्य है। राजवाद्य है राजस्थान का। लेकिन इसमें जो ध्वनि होती है वो फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बांसुरी, 2 बांसुरियों को इकट्ठा करके बनाया जाता है अलगोजा, जिसमें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलगोजा जो है तत्ववाद्य नहीं है। ध्यान रखना, तत्ववाद्य है और नहीं है, दोनों प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना। अगला देखिए 54वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए एक बड़ा और एक होता है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। फिर से ध्यान रखना, छोटे और बड़े में अंतर अपन अक्सर कंफ्यूज होता है। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा जिला है? जैसलमेर है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और जनसंख्या में कौन सा है? जयपुर है। क्लियर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है धौलपुर आपका। कौन सा? धौलपुर। और सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है आपका? जैसलमेर है। ये चारों चीजें ध्यान रखना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया और हम लोग अक्सर इसको गलत कराते हैं कंफ्यूजिंग की स्थिति में। बाकी हम सभी को इसका उत्तर मालूम ही होता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसमें आपका धौलपुर होगा। यहाँ जो ऑप्शन लगाए, किसी बच्चे का पेपर है उसकी पीडीएफ आई है तो उसने हो सकता है गलत लगा दिया, लेकिन धौलपुर आपका उत्तर होगा। क्लियर। चलिए अब 55वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। ये राजस्थान में जो शिक्षा योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए जो शैक्षणिक संस्थान बनी है एक, जो कहाँ पर स्थित है, वो आपकी है RSCERT उदयपुर जो संस्थान है उसके बारे में उल्लेख कर रहा है। RSCERT राजस्थान जो है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी संस्थान उदयपुर। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। क्लियर। चलिए 56वां प्रश्न लेते हैं हम। यहाँ पे 56वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 56वां प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? उत्कृष्ट काल माना जाता है कोटा के शासन काल में। कोटा चित्रशैली का जो उत्कृष्ट काल माना जाता है वो ध्यान रखिएगा, महाराव उमेद सिंह फर्स्ट का काल। किसका? उमेद सिंह जी फर्स्ट का काल जो है, ये जो कोटा शैली की उत्कृष्ट का काल माना जाता है। उत्कृष्ट यानी कि जो कोटा शैली का विकास हुआ था महाराव उमेद सिंह के काल में सर्वाधिक हुआ था। कोटा स्कूल की कोटा चित्रशैली, ध्यान रखना, कोटा चित्रशैली किस स्कूल में आएगी? कोटा स्कूल के अंदर आएगी। 57वां प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह जिन्हें ज्योतिष विद्या का अत्यधिक ज्ञान था, उन्होंने इस ज्योतिष विद्या के प्रचार प्रसार और ज्योतिष में नई टेक्नोलॉजी और नए खोजों और अन्वेषण के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उनमें सही समूह कौन सा होगा? इलाहाबाद, पटना, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन। ये नहीं है, आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। कई बार पूछा गया, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, एक आध को ध्यान रखना। जयपुर, 2 तो राजधानियों में, जयपुर राजधानी, दिल्ली राजधानी। मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, ये तीनों कहाँ है? ये तीनों उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली ये यूपी में है, और एक राजस्थान में। तो सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक भाई जय सिंह जी द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सर्वाधिक कहाँ बनाई हुई है? यूपी में है, ये भी ध्यान रखना। वाराणसी, मथुरा और दिल्ली तीनों कहाँ है? यूपी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, दिल्ली तो स्टेट है, लेकिन एक दृष्टि से यूपी में माने तो यूपी में आ जाती थी, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आती थी। अब दिल्ली अलग से राज्य बन चुका है हालांकि। अब देखिए अगला, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये प्रश्न थोड़ा एक कंफ्यूजिंग प्रश्न बनता है, कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ध्यान रखना, भारतीय संसद में राजस्थान से 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ना कि 25। हम लोग जल्दबाजी में 25 करते हैं, जो बिल्कुल आपका गलत है। तो उत्तर राइट क्या होगा? 35 होगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 35वां, ऑप्शन डी 35। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 28 मई 1857। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, अब कह रहा है केंद्र कहाँ पर था? केंद्र भी यही था, नसीराबाद ही था। ठीक है, 1857 की क्रांति का केंद्र था नसीराबाद, अजमेर। कहाँ स्थित है? नसीराबाद स्थित है आपका अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर ध्यान रखना, नसीराबाद अजमेर में स्थित है, और जो 28 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी क्रांति। क्लियर? चलिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? काली सिंध, जवाई, जवाई लूणी की सहायक है, जो कहाँ गिरती हैं? लूणी में गिरती है। लूणी कहाँ गिरती है? लूणी जाकर के गिरती है अरब सागर में। किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखना। माही एवं पार्वती, ध्यान रखना, पार्वती तो चंबल की सहायक है, जो कहाँ आ जाएगी? चंबल में आ जाएगी, लेकिन जो माई है वो कहाँ है? अरब सागरीय नदी है, अरब सागर में गिरेगी। अब लूनी एवं चंबल, चंबल तो गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, चंबल बंगाल की खाड़ी में, लेकिन जो लूनी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। काली सिंध, गंभीरी, ये दोनों नदियां, काली सिंध किसकी? चंबल की सहायक है, और गंभीरी भी किसकी है? गंभीरी भी अंत में आकर चंबल में प्रत्यक्ष रूप से मिल जाती हैं, और ये तीनों जो युग्म है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। काली सिंध और गंभीरी नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं, ये चंबल और यमुना की सहायता से जाती हैं। कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? चलिए 61वां प्रश्न हमारा लोक नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई संबंधित हैं। फल्गुबाई किससे संबंधित हैं? चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। चरु नृत्य किसका है? गुर्जर जाति का है चरी नृत्य। पूछ सकता है किस जाति का नृत्य है, तो गुर्जर जाति का नृत्य है चरी नृत्य। ठीक है, भवाई नृत्य, भवाई क्या है? राजस्थान का एक प्रकार का लोक नृत्य है। इससे संबंधित कौन है? बाघोजी जाट। बाघोजी जाट केकड़ी अजमेर। बाघोजी जाट केकड़ी अजमेर कहाँ के हैं? बाघोजी केकड़ी अजमेर के हैं बाघोजी जाट, वो भवाई नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया, कालबेलिया का नृत्य किसका प्रमुख नृत्य है? कालबेलिया जो आपकी घुमक्कड़ जनजातियां होती है उनका प्रमुख नृत्य है कालबेलिया। और तेरे ताली जो रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के मंदिर रुणीचा जैसलमेर में किया जाता है कालबेलिया तेरे ताली नृत्य। क्लियर है? कालबेलिया नृत्य हो गया, तेरताली हो गया, चरी हो गया और भवाई हो गया। चलिए 62वां प्रश्न लेते हैं हम इसी के अंदर। 62वां प्रश्न क्या है? 62वां है कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? ये दोनों चित्तौड़ की एक मेवाड़ रियासत की एक महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक थे, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ। ध्यान रखना, दोनों कहाँ पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। इनके निर्माणकर्ता कौन थे? राणा कुंभा थे विजय स्तंभ के। कौन थे? राणा कुंभा थे विजय स्तंभ के। कीर्ति स्तंभ के अंदर कौन थे? यहाँ जो है तेज सिंह के काल में बना था, महाराणा तेज सिंह के काल में बना था कीर्ति स्तंभ। जैन प्रशस्ति लगी हुई कीर्ति स्तंभ हालांकि कुंभा के समय अस्तित्व में आया, लेकिन जो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था तेज सिंह के समय 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, और यहाँ एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? कालीबाई 1946 का वो कांड जब उसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो शहीद भील कालीबाई बालिका कालीबाई किस जिले से संबंधित हैं? तो रास्तापाल से संबंधित है। कौन से संबंधित है? रास्तापाल डूंगरपुर। रास्तापाल डूंगरपुर, डूंगरपुर रास्तापाल गांव से संबंधित थी। अपने गुरुजी को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जब इनको ट्रक के पीछे घसीट रहे थे इनके गुरुजी को, नाना भाई खाट को, तब ये जो है उनको छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं अपनी गोलियों की बौछार करते हैं, इनको छलनी कर देते हैं। 64वां देखिए, जनगणना को देखिए। मैंने 2021 का जब पेपर सॉल्यूशन कराया था तो आपको स्पष्ट कहा था कि जनगणना, राजस्थान की जनगणना को स्पष्ट रूप से याद कर लेना। यहाँ से कम 2 और अधिक से अधिक 4 से 5 प्रश्न भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। बीएसटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसटीसी में तो पूछे जाएंगे, अदर में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना।
प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात, यानी सीधी सी बात है लिंगानुपात पूछा है तो लिंगानुपात कितना था 928 है। किसी किसी बुक में 926 के भी आंकड़े मिलते हैं, तो मैं 928 यहाँ ऑप्शन में दिया है तो 928 आपका सही होगा। कंफ्यूजिंग प्रश्न बोर्ड कभी देता नहीं क्योंकि उनको विवाद की स्थिति में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, बोहराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला है? बोहराट का पठार जो कहाँ पे फैला है? उदयपुर और राजसमंद में फैला है। कहाँ फैला है? उदयपुर और राजसमंद में फैला है, ध्यान रखना। बोहराट का पठार, उदयपुर राजसमंद के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको बोहराट के पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए 66वां देखिए, ये जनगणना के 2 लगातार प्रश्न आ ही गए, कम से कम 2 तो हो ही गए, हो सकता है अधिक भी हो जाए लेकिन 2 तो हो ही गए हैं। हमने कोई झूठी बात यहाँ पे बोली नहीं है, अगर बोली है तो इसका स्पष्ट रूप से हमने प्रत्यक्ष दिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। किसका? जनगणना वाले प्रश्नों का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम कहाँ पर है? देखिएगा, सबसे कम तो साक्षरता कहाँ होती है? जालोर के अंदर होती है, यानी ये तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। अब जालोर, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन बचते हैं जालोर वाले। अब जालोर के साथ कौन सा होगा वो भी आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा 2-2 जिले याद रखने, 2-2 3-3 जिला युग्म आपको याद रखना पड़ेगा। जालोर और प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जालोर प्रतापगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 67वें प्रश्न के अंदर जालोर प्रतापगढ़, ध्यान रखना, इसमें कोई समझाने लायक चीज़ नहीं है, सीधी सी बात है, याद रखना पड़ेगा जालोर और प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो घग्गर नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ, उसका नाम क्या है? घग्गर नदी के किनारे आपका हनुमानगढ़ नगर बसा है। कौन सा? हनुमानगढ़ नगर बसा है, ठीक है। घग्गर नदी कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? घग्गर नदी आपके कहाँ से गुजरती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ से। कहाँ से गुजरती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरती हैं घग्गर नदी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? 68वां प्रश्न आपका साक्षरता को लेकर के है, तो ध्यान रखना कोटा की है। किसकी है? कोटा की सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्लियर? तो ये जनगणना के कितने हो गए? 3 हो गए। मैंने कहा था मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 प्रश्न भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ BSTC में तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं पूरे। क्लियर है? 69वां देखिए, मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। मंगनियार एवं लंगा राजस्थान के लोक गीतों के लोक कलाकार हैं। इनको जो है प्रख्यात करने का श्रेय किसको मिलता है? कोमल कोठारी को, जिन्होंने इनको आगे लाने और इनको एक राजनीतिक मंच प्रदान करने का प्रयास किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंगनियार और लंगा कलाकार अब अपनी वर्तमान में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उनके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, कोमल जी कोठारी का, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता है। क्या है? राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। कृपाल सिंह जी शेखावत एक वरिष्ठ राजनेता भी थे और अच्छे जो हैं कलाकार भी हैं। आगे देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ध्यान रखना, मल्लिनाथ जी की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, कौन थी? पेमल जो है, पेमल बाई वो सती हुई थी पनेर गांव अजमेर में। पनेर अजमेर के अंदर जो है ये सती हुई थी। तेजा जी की पत्नी थी पेमल जो इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी, ठीक है। हड़बूजी देव जी, इनकी पत्नियों का कोई उल्लेख नहीं है। मल्लिनाथ जी की पत्नी थी जो इनके साथ ही कुछ तो कहते हैं कि अंतर्ध्यान हो गई थी, कुछ कहते हैं समाधि ली थी, ऐसी कई अलग अलग बातें मिलती हैं मल्लिनाथ जी की पत्नी के बारे में, ठीक है। मल्लिनाथ जी मलानी बाड़मेर के देवता हैं और वर्तमान में इनका जो मेला भरता है मलानी गांव में भरता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? ध्यान रखना, मावट से कौन सी लाभान्वित नहीं होती है? कौन सी होती है वो ध्यान रखना। कपास नहीं होती। कौन सी नहीं होती? कपास नहीं होती। 71वें प्रश्न को ध्यान रखना। 71वें प्रश्न क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। बाकी सभी गेहूं के लिए तो गोल्डन ड्रॉप कहते हैं मावट को। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं गेहूं के लिए। क्लियर? चलिए, 71वां हो गया। 72वां देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत कुआं पूजन के समय, जलजूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर और तीज के पूजन पर। जोड़ी रात जला गीत गाया जाता है आपके वर की बारात का जब डेरा देखने जाते हैं तब गाते हैं। वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं नई शादी पर, उस समय गाया जाता है जला गीत आपका। अब हम लेते हैं आगे 73वां प्रश्न हमारा। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंडावा कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो मंडावा राजस्थान का एक प्रमुख केंद्र है जो चित्रित हवेलियों के लिए। मंडावा कहाँ स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। झुंझुनू के अंदर शेखावटी का क्षेत्र है और ये कहाँ है? झुंझुनू के है। चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मंडावा झुंझुनू। क्लियर? चलिए, 74वां देखिए, शेख शादी की गुलस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस शैली के चित्रकार हैं? बलदेव की जो आती हैं लिपि आती हैं, तो शेख शादी की गुलिस्ता ये किस में है? अलवर लिपि में है। सॉरी, बूंदी, एक मिनट, बूंदी, ये देवगढ़ कहाँ से हो रहा है? बूंदी लिपि जो है, सॉरी, बूंदी की जो चित्रशैली है उसमें शेख शादी की गुलिस्ता पांडुलिपि को चित्रण करने वाले बलदेव कलाकार बूंदी की चित्रशैली से संबंधित हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लेते हैं 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न है राजस्थान जीके का। वो क्या है? एक मिनट। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है?
रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे श्री डॉक्टर हीरा गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा थे। सिरोही के रोहिड़ा गांव के निवासी थे। उन्होंने लिखी थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, झामरकोटड़ा की खाने प्रसिद्ध है। झामरकोटड़ा कहाँ स्थित है? झामरकोटड़ा डक्कन कोटड़ा ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये दोनों स्थान स्थित हैं उदयपुर के अंदर। उदयपुर ठीक है, ये उदयपुर में स्थित है। झामरकोटड़ा डक्कन कोटड़ा यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक फॉस्फेट के खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। झामरकोटड़ा डक्कन कोटड़ा उदयपुर। रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक आपके हो जाएंगे जितेंद्र कुमार जी सोनी। कौन हो जाएंगे? जितेंद्र कुमार सोनी। बाकी मधु आचार्य, मालचंद तिवारी और नंद भारद्वाज जी प्रसिद्ध राजस्थानी लेखक रहे हैं। इनकी रचनाएं आप लोग याद कर लेना। क्लियर है। चलिए राजपुताने की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? अंतिम रूप से रियासत पहली कौन सी थी? पहले स्वीकार किया था किसने? पहले ही जो संधि हुई थी, अधीनस्थ संधि, उसमें पहले ही स्वीकार किया था आपके कोटा ने किया था। लेकिन अंत में किसने किया था? सिरोही ने। तो आपके उत्तर क्या हो जाएगी? सिरोही हो जाएगी। ठीक है, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता अंतिम रूप से 1823 में, कब? 1823 में स्वीकार की थी और इन्होंने 1817 में स्वीकार की थी। कोटा और करौली। और कोटा ने विस्तृत रूप से की थी, जबकि करौली सबसे पहले करौली होता क्योंकि उसने सामान्य स्तर पर संधि कर ली थी। विस्तृत संधि की थी 1817 में कोटा रियासत ने। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण है? लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। गुणसी हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पथवारी। आपकी लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। कौन? पथवारी जो कला है। पथवारी क्या है? पथवारी एक तरह के कहते हैं पथ गमन के समय जो पूज जाते हैं उस देवी को भी कहते हैं, और कुछ पथवारी को चित्रकला मानते हैं। लेकिन जो फड़ हैं, बणीठणी हैं और सांझी हैं, फड़ और बणीठणी ये तीनों क्या है? लोक चित्रकला का उदाहरण है। बणीठणी क्या है? बणीठणी अजमेर शैली की एक चित्रकला है। अजमेर शैली की चित्र की एक पेंटिंग है बणीठणी। क्लियर, ध्यान रखना। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? प्रथम उत्खननकर्ता थे इसके कौन थे? कालीबंगा सभ्यता के जो हैं एक घोष अमलानंद घोष प्रथम उत्खननकर्ता थे। इसकी इसका जो उत्खननकर्ता कौन थे? एक घोष या अमलानंद घोष 1953 में की थी। बीके थापर हैं और एक शायद बीवी रस्तोगी ऐसे कुछ हैं, इन दोनों ने 1961 में इसका फिर से उत्खनन किया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। जो 81वां प्रश्न है वो अपने जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको लेके पूछा गया है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर है। ध्यान रखना, दर्रा वन्य जीव कोटा में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। 82वां प्रश्न अगली स्लाइड पे है शायद। हाँ बिल्कुल, 82वां अगली स्लाइड पे है। देखिए, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आगे पूछे तो भी ध्यान रखना है। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य है? ये एक शेखावटी का नृत्य है। किसका है? शेखावटी का नृत्य है। इनके क्षेत्र भी ध्यान रख लेना। बम कहाँ का है? बम मेवात, अलवर, भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है। मेवात क्षेत्र का नृत्य ध्यान रखना। क्लियर। तेरे ताली मैंने बता दिया, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और गौरी किसका है? भीलों का नृत्य है और लोक नाट्य भी है। नृत्य भी है और नाट्य भी है, दोनों है, ध्यान रखना। 40 दिनों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा नाट्य कौन सा है? गौरी नृत्य है, जिसके अंदर शिवजी और भस्मासुर की कथा पर आधारित जो कथाएं चलती हैं वो गौरी नृत्य ही है। भीलों का लोक नाट्य है और नृत्य भी है, दोनों में आता है शामिल। क्लियर है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अमर सागर जैन मंदिर को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो स्थित है राजस्थान के जैसलमेर के अंदर स्थित है अमर सागर जैन मंदिर। बाड़मेर के मंदिर की बात करें तो बाड़मेर में जो अपने आते हैं रणछोड़राय मंदिर का ध्यान रखना। और एक आता है अपने जोधपुर की बात करें, जोधपुर में आई माता का मंदिर आता है, उसका विशेष ध्यान रखना। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। और पाली के अंदर रणकपुर जो आदि मंदिर आते हैं, रणकपुर पाली के जैन मंदिर आते हैं। क्लियर। अगला देखिए, रणकपुर पाली के जैन मंदिर आते हैं। अब आगे देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये पॉलिटी को लेकर आपके प्रश्न पूछा गया है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर अगर हम सचिव की बात करें, 84वां प्रश्न, तो आपका हो जाएगा ग्राम सेवक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्राम सेवक हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? पहली बार ध्यान रखना, उदयपुर में स्थित है। कब बना था? 1986 में बना था। भारत में टोटल ऐसे कितने केंद्र है? भारत में टोटल ऐसे सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? टोटल 7 केंद्र है, जिसमें से एक अपने राजस्थान में स्थित है और 6 अदर स्टेट में अलग अलग जगहों पर स्थित है।
85वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? राज्य के राज्यपाल होते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के। अध्यक्ष कौन होते हैं या सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री नहीं करना है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल होगा उत्तर, ध्यान रखना। 2020 में भी पूछा गया, शायद 21 में भी पूछा गया था ये प्रश्न, और बहुत अन्य एग्जाम जैसे कांस्टेबल वनपाल वहां भी पूछा जाता है आपकी। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 5 राज्यों की सीमा से मिलती है। कौन कौन से? सबसे अपन बात करें, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ आपके, पंजाब से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? पंजाब से मिलती हैं। आपके हरियाणा से मिलती हैं। हरियाणा के बाद जो आपके एमपी से मिलती हैं, एमपी से मिलती हैं, यूपी से मिलती हैं, और आपके कहाँ से मिलती हैं? गुजरात से मिलती हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है इस बार पूछ ले। सर्वाधिक किस राज्य से लगती हैं? तो सर्वाधिक लगती हैं मध्य प्रदेश से लगती हैं। कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? सबसे कम पंजाब राज्य के साथ लगती है, 89 किलोमीटर लगती है, पंजाब राज्य के साथ लगती है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाते हैं, और पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर साहिबा जिले राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करते हैं। बाकी के भी सीमा पूरी में एक डिटेल से राजस्थान की स्थिति विस्तार का वीडियो लाऊंगा, उसमें देखना आप लोग। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनसंख्या घनत्व देखिए, ये प्रश्न अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। ये 2 जो 500 प्रति वर्ग से अधिक है, एक मैंने प्रश्न जो था 2021 वाले पेपर में शायद बताया था आपको, 2021 वाले पेपर में कि जो उसमें पूछा गया था सबसे कम, ऐसा कुछ था 100 से कम था शायद। 100 से कम 3 जिले हैं, कौन से हैं? जैसलमेर के अलावा आता है बीकानेर, आता है बीकानेर के बाद आता है बाड़मेर, ये क्रम ध्यान रखना। 100 से कम, सबसे कम जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर। अब पूछ रहा है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक 2 जिले ही हैं ओनली, और वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले भी है। कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? तो 87वें का जो उत्तर होगा जयपुर, दौसा। कौन से हो जाएंगे? जयपुर और दौसा उत्तर हो जाएगा, जिसमें 500 से अधिक है। क्लियर है? आपको आंकड़े याद नहीं रखने हैं, इतना याद रखना है 500 से अधिक है। जैसलमेर का कितना है? 17 है। बाड़मेर का शायद 58 है। बीकानेर का भी मुझे याद नहीं आ रहा है। आपको आंकड़े नहीं रखने, आपको तो सिर्फ जिलों का क्रम याद रखना है, कम वाले और अधिक वाले। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के काल में किन का शासन था? ध्यान रखना, लोदियों का शासन तो था नहीं, सीधी बात है। मुगलों का शासन था नहीं। खिलजी का शासन 1396 के आसपास था, उस समय राणा कुंभा नहीं थे। तुगलक और सैयद वंश का, किसका था? सॉरी, सैयद और लोदी वंश का। 1 मिनट, ये लोदी जो थे सिकंदर लोदी के समय आ गए थे, पहले 1450 में आ गए थे। कब आते? 1451 में लोदी वंश की स्थापना करते। कौन करते हैं? इब्राहिम नहीं, सिकंदर लोदी, बहराम लोदी, ऐसे कुछ नाम से 1451 में स्थापना करते हैं। और महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से? 1433 से लेकर के 1468 तक शासनकाल है। और इन लोदियों से पहले था 1420 से लेकर के 51 तक। 1420 से लेकर के 51 तक कौन थे आपके? 1420 से लेकर 51 तक थे आपके सैयद वंश। कौन थे? सैयद वंश थे, ठीक है। और सैयद से पहले थे तुगलक वंश थे, जो 1320 से लेकर के 1420 तक रहा था शायद। 1320 से 1420 तक ऐसा कुछ है। सैयद से पहले तुगलक था, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 88वीं के अंदर। राणा सांगा के काल की बात करें तो उस समय था भारत में लोदी राजवंश का काल था। क्लियर? क्योंकि राणा सांगा आए थे 1509 में और 1527 तक रहे थे, तो 1509 से 27 तक जो ऑब्वियसली लोदी वंशी रहे थे। उनके समकालीन लोदी सम्राट था इब्राहिम लोदी, जो उनसे कई बार युद्ध में हार चुका था। अंत में जो है बाबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल जयपुर का एक कलात्मक महल है, जयपुर की शोभा बढ़ाता है। ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है? ध्यान रखना, एग्जैक्ट अगर आंकड़ा पूछे एग्जैक्ट तो आपको बताना है 10.41। कितना? 10.41 पूछा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लगभग, तो आपको 11% कर देना है। क्लियर? यहाँ देखिए एक और फैक्ट आता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो, सॉरी, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की कितनी है लगभग? तो लगभग हो जाएगी आपकी 5% है भारत की जनसंख्या की। कौन? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5% हिस्सा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? जो 4 ऑप्शन में दिए वो चारों ही बनाते हैं। चारों ही किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। जैसलमेर की बात करें तो कितनी बनाएगा? जैसलमेर बनाता है आपकी 464 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 464 किलोमीटर। 1 मिनट, जैसलमेर बनाता है आपकी 464 किलोमीटर, ठीक है। बीकानेर की बात करें तो बनाता है 168 किलोमीटर।
गंगा नगरी बात करें 210 किलोमीटर और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। तो बताइए सबसे छोटी किसकी होगी? सबसे छोटी होगी बीकानेर की, तो उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा? 92वां, कि राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना, यानी कि जो आवास बनते हैं या लोगों को, गरीबों को आवास दिए जाते हैं या फिर सरकारी आवास हैं, सरकारी अधिकारियों के आवास हैं, उनके जो पूर्ति हेतु, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी इसका प्रश्न पूछा गया। तो उसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970। कब हुई थी? 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं आता है ये प्रश्न, तो बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। कहीं कहीं ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। लेखक कवि करणीदान, करणीदान जी चाहन थे जिन्होंने सूरज प्रकाश लिखा था। किसके समय? अजीत सिंह के समय लिखा था सूरज प्रकाश। कौन सा लिखा था? सूरज प्रकाश लिखा था। तो एक के अंदर हमारा कौन सा हो गया? एक के अंदर हमारा हो गया डी हो गया। एक के अंदर हम यहाँ लिखता हूं मैं, एक के अंदर डी, एक के अंदर हमने डी लिख दिया। दौलत विजय, दौलत विजय जी ने कहा लिखा था? दौलत विजय ने लिखा था खुमान रासो। कौन सा लिखा था? खुमान रासो लिखा था। ध्यान रखना। तो 2 के अंदर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ध्यान रखना 2 के अंदर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा ध्यान रखना, पद्मनाभ ने जो जालोर के शासक थे कानड़देव प्रबंध, उनके ऊपर उनकी जीवनी लिखी है, कानड़देव प्रबंध लिखी है। 3 नंबर में हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब बचा है 4 नंबर, उसमें क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा जगजीवन भट्ट, जिन्होंने अजीत उदय लिखा था, महाराणा अमर सिंह जी के काल में लिखा था। क्लियर? चलिए मैं चलता हूं इसकी उत्तरमाला पे। ध्यान रखना, पहले में हमने क्या लिखा था? यहाँ पे देखिए, पहले के लिए हमने लिखा था डी। क्या लिखा था हम लोगों ने? पहले के लिए हमने लिखा था डी लिखा था। ठीक है, पहले के अंदर डी, बाकी में डी है नहीं। ऑप्शन कौन से में आपको डी दिख रहा है? तीसरे में आपका बी है। ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको, तीसरे में आपका क्या था? तीसरे में आपका बी था और चौथे में आपका क्या था? ए था। ध्यान रखना, ठीक है। अब पहले में आपके डी, पहले इनमें डी है नहीं, इनमें डी है नहीं, ठीक है। दूसरे में क्या है? दूसरे में सी, तो ये यहाँ सी है या नहीं है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तीसरे में बी और चौथे में ए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए 94वां प्रश्न देखिए, सिरोही राज्य का प्रजामंडल संस्थापक था। सिरोही राज्य के प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? 94 का उत्तर हो जाएगा आपके श्री गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं। किनको? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। वो सिरोही राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक थे। ध्यान रखना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। ध्यान रखना। कन्हैयालाल मित्र किसके थे? धौलपुर के। कहाँ के? धौलपुर के थे कन्हैयालाल मित्तल। और मीठालाल व्यास कहाँ के थे? जैसलमेर के। कहाँ के? जैसलमेर प्रजामंडल की। ध्यान रखना, ये चारों प्रश्न हो गए आपके तो अच्छे से क्लियर। तो चारों के ध्यान रखना, मीठालाल व्यास जैसलमेर के, धौलपुर के कन्हैयालाल मित्र। धो के ऊपर 2 बिंदी है। ध्यान रखना, इनकी मात्राओं के ऊपर धो और कन्हैया के ऊपर 2 है के ऊपर 2 आगे। ठीक है, तो इनको ऐसे कॉन्सेप्ट बना लेना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भू क्या होती है? भूमि पे क्या उगता है? बांस। भूमि पे क्या उगता है? बांस। भूमि पे उगता है बांस। तो बांसवाड़ा की किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। और गोकुल भाई भट्ट तो कहाँ के थे? सिरोही के थे। भट्ट तो सिरोही के थे। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये सिरोही में रहते थे। और अंत में भी इनके ऊपर जो है, इनके और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मध्य एक विवाद भी चला था राजस्थान एकीकरण के समय सिरोही के विलय को लेकर के। खैर उसकी बात हम राजस्थान एकीकरण में करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करते हैं 95वें प्रश्न की। 95वां प्रश्न हमारा क्या है वो लेते हैं। 95वां प्रश्न है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या। 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद किसी विधानसभा या संसद के सदस्यों की 15% होगी। कितनी होगी? 15%। बताइए राजस्थान में कितने होते सदस्य? राजस्थान में 200 होते। इसका 15% कितना होगा? तो 15% के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। 100 से 100 यहाँ कट जाएंगे। 15 × 2 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी भी राज्य के अंदर मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री सहित, इसमें जो है सीएम भी साथ में। कौन? सीएम सहित जो है 30 होंगे मंत्री। ध्यान रखो, 30 मंत्री और 1 सीएम। अगला प्रश्न देखिए, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? तो भील जनजाति है राज्य के दक्षिणी भाग में निवास करती हैं। डूंगरपुर, उदयपुर इन जिलों में निवास करती हैं। राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है भील। जो मीणा है वो भी मानी जाती है एक तरफ से, कई बुकों में मीणा और कहीं में भील भी बताया गया है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल से संबंधित है। नरमा किस्म जो आती है कपास से संबंधित है। कहाँ से? कपास से संबंधित है नरमा। गन्ना नहीं है, जोजोबा नहीं है। जोजोबा क्या है? एक इजरायली पौधा है। इजरायली पौधा है जो राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में बोया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। एक तेल वाला पौधा है जोजोबा। होबा। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राजपुताना जो मध्य भारत सभा है
एक तरह की राजपुताना की क्रांतिकारी सभा थी, राजपुताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1919 में। कहाँ स्थित होती है? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है 1919 के अंदर, ध्यान रखना। अगला है राजस्थान कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? ये प्रश्न अच्छा है। जसवंत सिंह कौन थे? जोधपुर के शासक थे, जो अपने औरंगजेब के काल में थे। अजित सिंह भी थे, दुर्गादास ने जिसको बचाया था, अजित सिंह वही हैं। अगली बात करें अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह भी थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन जो अनूप सिंह है वो कहाँ के हैं? अनूप सिंह जो थे बीकानेर रियासत के, कहाँ के थे? बीकानेर रियासत के राजा थे। बीकानेर कौन से नेर के? बीकानेर, जो राज सिंह वगैरह थे, राज सिंह राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं बीकानेर का। अनूप सिंह, राज सिंह, ये बीकानेर के शासक थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है हमारा 100वां। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी? ध्यान रखना, छठी विधानसभा तक जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 184 थी। छठी विधानसभा के बाद जो इसकी बढ़ा करके कई क्षेत्रों के जुड़ने के बाद 200 इसकी संख्या कर दी गई थी। 200 राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भी 200 है। अब 16वीं विधानसभा है, उसमें जो है 200 सदस्य कुल मिला के राजस्थान विधानसभा में है। और कुल मंत्रियों की संख्या अभी हमने बात की थी 15%, यानी कि 30 सदस्य इसके अंदर मंत्री आते हैं। तो ये था राजस्थान जीके का पेपर सॉल्यूशन, बीएसटीसी पेपर 2020 का। बीएसटीसी का कौन सा पेपर था? ये 2020 वाला पेपर था बीएसटीसी का, जिसमें राजस्थान जीके के हमने प्रश्न सॉल्यूशन किए थे। राजस्थान जीके का रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन की लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 2021 वाले की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप जैसे उसको देख सकते हैं। और अपने जो है पेपर सॉल्यूशन को लेकर के अपने पेपर 2022 वाला आने वाला है, उसमें आप मजबूत कर सकते हैं। पेपर सॉल्यूशन का उद्देश्य क्या है कि आपने देखा होगा कई प्रश्न जो हैं रिपीट हो रहे हैं, और कई अच्छे प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आप जब 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब 2010 से लेकर के 2021 तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको अगर आप लोग एक बार कर लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि एक प्रश्न भी रिपीट होगा। एक प्रश्न की भी गारंटी नहीं देता हूं मैं, लेकिन सर संभावना कितनी बनती है? जब आप 2010 से लेकर 2021 तक रिपीट कर लेते हैं, तो संभावना बनती है कि आपकी 50 से 60% प्रश्न दोबारा आएंगे। 50 से 60% प्रश्न दोबारा आएंगे। जरूरी नहीं है बीएसटीसी वाले आप रिपीट करें। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप राजस्थान पुलिस वाले पेपर भी एक बार पढ़ ले, आपको टाइम मिल रहा है। वनपाल वनरक्षक के जितने भी एग्जाम हुए आप लोग पढ़ लें। राजस्थान के जो पटवारी के एग्जाम हुए उनको आप पढ़ ले। पटवारी के जीके और बीएसटीसी के जीके का लेवल बराबर आता है। कांस्टेबल का लेवल हल्का आता है, वनपाल का लेवल हल्का आता है। और जो राजस्थान में जो वीडियो की परीक्षा के प्रश्न है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो जेल प्रेरी के पेपर होते हैं सामान्य, उनको पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप ज़्यादातर आपको कहीं एसएससी का पेपर मिल रहा है, एसएससी, सीजीएल, जीडी वगैरह, तो आप लोग वो पेपर देखने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी और रीजनिंग बीएसटीसी की बराबर आती है। बीएसटीसी में ज़्यादातर क्या पूछता है? सीरीज वाले प्रश्न पूछते हैं कि 2, 4, 8, तो अगला अक्सर क्या होगा इस तरह का। या फिर आपको लुप्त संख्या पूछते हैं कि ए दे दिया, इसमें 3 संख्या भर दी और ये आपको पूछ लिया, ठीक है, इस तरह आपको पूछ सकता है। या फिर आपको जो वेन डायग्राम वाला होता है इस तरह का प्रश्न आता है वो पूछ सकते हैं। बीएसटीसी में ज़्यादातर रीजनिंग एसएससी लेवल की पूछी जाती है। जीके की बात करें तो ये आरएसएमबीबी जो पूछे जाते हैं, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जीके पूछा जाता है, उसी का पैटर्न राजस्थान की बीएसटीसी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था राजस्थान बीएसटीसी का पेपर सॉल्यूशन 2020 का भाग 2। मिलेंगे कल सेक्शन अभिरुचि के पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।